उससे पहले वो म्यूजिकल सेक्रेटरी के काम करके बचौली से निकल के मिलना जुलना रहता था एक दूसरे से। मुझे एक बात याद आई, मैंने बताया कि मैंने बचौली के साथ बहुत सारी यात्राएँ करी, तो पता लगा हम 3 लोग किसी जगह जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग को अटेंड करने, तो 3 लोगों को ये लिविंग के लिए एक कमरा मिला। उस कमरे में एक कमरा बेड बिछा हुआ है और एक बिस्तर जमीन पर लगा हुआ है। 2 लोग ऊपर सो जाएंगे, एक आदमी नीचे सो जाएगा। तो सबसे जाते ही बचौली की जमीन वाले बिस्तर पर अपना बैग रखा। तो हम ये कहते थे आप इतने बड़े हैं, सीनियर हैं, और आप ऊपर सोइए, हम लोग नीचे सोएंगे। बोले कि मेरे को डॉक्टर ने सलाह दी है जमीन पर सोना। मतलब देखो कुछ कोई ऐसी बात नहीं है, सेक्रीफाइस। मतलब मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है मैं जमीन पर सोऊंगा, इसलिए मेरे तो अपनी जगह नहीं, अब आप लोग शुरू करना है। तो सबसे पहले वो हम पहुँच सकते क्या ले रहे ऊपर की पटल पे कोई ट्रेन में सोना नहीं चाहता, तो सबसे पहले चला जाता है। रोटी तो बहुत ही सबसे पहले चला जाता है। बोले यार मैं हल्का फुल रहा हूँ, आराम से चल जाऊँ, मैं चला जाता हूँ, तुम लोग नीचे से। तो कितनी बातें याद करें, कहाँ तक बोले। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करता हूँ कि उनकी LIC की बहुत पुराने साथी आ रही है PC शर्मा जी, जो बचौली के साथ बहुत लंबे समय का काम किया उन्होंने, और उनकी इच्छा है कि वो आए। और उन्होंने कहा था और कोई है यहाँ पे वो आए और अपने अनुभव साझा करें आदरणीय PC शर्मा जी। बचौली जी 1974 में आए थे। मेरा यहाँ पर प्रमोशन पर अलीगढ़ ब्रांच में हुई थी। मैं आप मेरे साथियों को बता दें 1974 में हमारी LIC की ब्रांच समझ रोड पर ग्राम रोड पर थी। तो मेरा प्रमोशन या पोस्टिंग हुई थी, OIC लागू हुई थी, हम लोग जानते हैं समस्या के बाद में। तो LIC में प्रमोशन एवेन्यूज बढ़े थे, उसी दौरान में प्रमोशन पे आया था। मेरा MSc पॉलिटिकल साइंस का एक पढ़ाया गया, मतलब मुझे करना फाइनल कंप्लीट करना था। तो मैं बचौली की घर से नोट्स लेने गया था, मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ बचौली साहब के बारे में। सबसे पहले उनको बहुत असाइनमेंट चाहते थे कि जिसमें कस्टमर सर्विस हो उसी को प्रेफर करते थे। मुझे पहला उद्देश्य था कि मुझे वो सीट दी जाए जिससे कि मैं कस्टमर सर्विस करूँगा, और उन्होंने जिंदगी में यही काम किया। उस सिलसिले में आपको बताऊँ कि मैं मंडल कार्यालय में मैनेजर प्लेस आया, तो मेरे साथ में भी थे और उन्होंने डेस्क ले सीट प्रेफर करने थे। और आप लोग जानते हैं LIC से जुड़े हुए डेस्क लेने का प्रोसेस जो हम फ्रेंचाइज प्रोसेसिंग कराते हैं उसके लिए भी काफ़ी समय देना पड़ता है। मैं जैसे कि कुछ साथियों ने बताया कि बचौली जी इस बात में बहुत सिंसियर थे, और क्लेम के मामले में उनका जो सोच सी हुई थी कि अपने जो क्लेमेंट है उसका काम जल्दी से जल्दी हो, ये उनकी हमेशा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब एज मैनेजर क्लेम्स हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, कभी हम NIA जाते थे, कभी हम MDC जाते थे, तो जो मेरे क्लेम्स के साथी मुझसे मिलते थे, मैं जिक्र करता था बचौली साहब की, तो वो आश्चर्य करते थे। मैंने बोला देखिए हमारे डिवीजन के सेक्रेटरी हमारे क्लेम्स डिपार्टमेंट में देखते हैं, तो उन्होंने आश्चर्य किया कि वाकई। मैंने बोला हाँ, आप उसको ये नहीं सोच सकते कि मैं लीडर हूँ, ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, परंतु उन्होंने मेरे 2 साथियों ने बताया कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसको बहुत समय से पूरा करते थे। एक और मैं उसी 80s की बात बताना चाह रहा हूँ। जब हम इस शाखा कार्यालय में थे तो एक हमारे RC थे भूसिया, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, उनको मेडिकल कॉलेज एडमिट किया गया था, और जिस समय उनकी डेथ हुई थी मेडिकल कॉलेज में, मैं उस समय कार्यालय में ही था, शाम के समय था, और उस समय हमारे तत्कालीन सीनियर ब्रांच मैनेजर स्वर्गीय श्री HS फारूकी साहब थे। उनके पास में एम्बेसडर गाड़ी थी। ये हुआ कि भाई क्या किया जाए, वो चंदनिया रहते थे, उनकी बच्चे ने एक बच्चा वाइफ और 2 छोटे छोटे बच्चे थे मिस्टर धूसिया के, तो उनको हॉस्पिटल से लाना, डेड बॉडी लाना, तो फारूकी साहब में और बचौली जी में बड़ी बहस हुई। वो कह रहे नहीं मैं बॉडी लेके आऊँगा तांगड़ी में, आप जानते उस जमाने में वही साधन था। उन्होंने कहा कि मेरे पास एम्बेसडर कार है, मैं अपने साथ लेके आऊँगा। तो ये तय हुआ। मुझे याद है फारूकी साहब ने मेरे सामने कहा
काश अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य होता तो क्या मैं कांगड़ी में लेके आता, परंतु पचौड़ी जी ने जिंदगी की नहीं जरा रहने दीजिए। उसी समय शाखा कार्यालय अलीगढ़ के जितने भी हेल्थ ऑफिसर थे जिनका मैसेज दे सकते थे सबको भी बुला लिया। वहीं पर हम लोग रात को दाह संस्कार करने ले गए, अच्छा खासा कलेक्शन हुआ, पचौड़ी ने पूरा मैनेज किया। दाह संस्कार होने के बाद में जो भी क्रियाक्रम उन्होंने करवाया और लास्ट में जो राशि बची थी उस समय वह उनकी बच्चियों की एक बेटा एक बेटी है उनके लिए उन्होंने एडी करवा दी थी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब ये हम डिवीजन ऑफिस आगरा जाते थे, जब मैं बीच में जेटी से आगरा ही गया था तो जो उनकी वाइफ हमें मिला करती थी। आज उनके दोनों बच्चे मिस्टर दोसिया के लड़का लड़की LIC में कार्यरत है। तो मैं उनको याद करता हूँ कि पचौड़ी जी की जो मानवीयता थोड़ी देर पहले जैसे हमारे साथी बता रहे थे उनके भरी हुई थी। और मैं क्या कहूँ, पचौड़ी से मेरा संबंध था। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था डिवीजन ऑफिस में और हमारे में पचौड़ी जी में कभी भी किसी शक्ल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली LIC में कोई चर्चा नहीं हुई। बहुत हमारे संबंध है, परंतु LIC मंडल कार्यालय से रिलेटेड कोई भी चर्चा कभी नहीं हुई। और मैं पचौड़ी जी को हमेशा याद करता हूँ, अभी भी मुझे बहुत दुखद था उनका इससे जल्दी जाना। यही मैं और उनके परिवारजनों को सब बैठे हुए हैं, मेरा है कि भगवान में जहाँ भी हो अच्छे होंगे ये आशा करते हैं। और मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धाएं। सीडी हो गई के बाद में कौन सी बात हो रही है, इतनी सारी बातें खत्म नहीं हो सकती, लेकिन टाइम तक कौन से रखना पड़ेगा। कल लिमिटेड समय तक हम लोग नहीं कर सकते। और ऐसे में मैं नॉर्थ सेंट्रल जो है सेंट्रल फेडरेशन कर्मचारियों का संगठन है उसके महासचिव आदरणीय राजीव निगम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और उनकी बातें हैं राजीव निगम आदरणीय नारी जी और इनके पचौड़ी के परिवारीजन, इनके पूर्व सहकर्मी, बिरादराना ट्रेड यूनियंस के साथीगण और इंडियन इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी अशोक तिवारी जी, संचालन कर रहे साथी रजनीश शर्मा जी और साथियों, हर आदमी अपनी कुछ यादों को पचौड़ी जी के साथ यहाँ साझा कर रहा है। उनके कार्य करने की शैली, उनकी जीवन शैली को साझा कर रहा है। और निश्चित तौर पर ये एक मौका है कि जब हम लोग परिवार हम सारे लोग मिलकर, उनके परिवार ने मौका दिया हम सारे लोगों को, हम लोग मिलकर कॉमरेड पचौड़ी के व्यक्तित्व को, उनके काम को, उनके योगदान को याद कर सकते। और जब इस सभा की सूचना हम लोग अलीगढ़ के प्रोग्राम में आए थे और उनके परिवार के माध्यम से हमको मिली, और उसके बाद उसका एक जो कार्ड था उस समिति के माध्यम से हम लोग को मिला, तो उस समय उस कार्ड को देखा और बहुत जूम करके व्हाट्सएप पे ले देखा। और आज जब यहाँ पर आए और कॉमरेड पचौड़ी की ये फोटो जो बैकग्राउंड में है और ये फोटो जो सामने रखी है, ये फोटो देखकर अगर आप बहुत ध्यान से देखें और थोड़ा सा ह्यूमन फेस को रीड करने की कोशिश करें तो पचौड़ी जी का पूरा व्यक्तित्व इस फोटो में दिखता है और जिस व्यक्तित्व को हम लोग देखते रहे हैं और समझते रहे हैं। एक लड़का चेहरे फोटो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस, एक सौम्यता, उस सौम्यता के साथ एक चिरपरिचित मुस्कान और आंखों में वो चमक, जो चमक लेकर उन्होंने इस उद्योग के अंदर इस समाज में लोगों के जीवन को चमकाने का संभव प्रयास किया। और जब 2001 में मेरी पहली मुलाकात पचौड़ी जी से हुई, हम लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम करना शुरू किए थे, 9-10 साल की नौकरी थी, तो निश्चित तौर पर
जो भी आदमी ट्रेड यूनियन में काम करने की भावना रखता है, समाज के लिए कुछ काम करने की भावना रखता है, वो उनसे मिले और प्रभावित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर मुझे ये मौका मिला कि उन्हीं की इस सरजमीन पर 2004 में जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने लीड किया 2006 से 12 तक, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लंबे समय लीड किया, 2004 में मुझे मौका मिला इस ऑर्गेनाइजेशन में जोन में एक छोटे से पदाधिकारी के रूप में काम करने का। और तब से लगातार उनके साथ काम करते रहे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ समझने का। और जब समरवीर के शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता रहे थे, तो शायद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा में उन्होंने जो पढ़ा, जो पढ़ाई उन्होंने करी, उसको वास्तविक जीवन में वो लागू कर सके। जब उन्होंने कहा कि वो एमएससी थे, साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं, हमने देखा है कि उस साइंस की जो पढ़ाई है उसको कैसे उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट में और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में लोगों के कामों के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। कैसे एनर्जी को, कैसे फोर्स को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उन्होंने सीखा। एमए जब पॉलिटिकल साइंस किया तो उस पॉलिटिक्स जो राज करने की नीति है उसका उपयोग ये किया कि ऐसी नीतियों का निर्माण होना चाहिए जो लोगों के जीवन को बेहतर कर सके, समाज को बेहतर कर सके। जब उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल किया, तो उन्होंने बताया कि कैसे रिलेशंस को मेंटेन करके कैसे समाज में संबंध को विकसित करकर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। जब उन्होंने एलएलबी किया तो उसका उपयोग तो उन्होंने शानदार किया। जब एलएससी में बहुत सारे लोगों को नौकरी से डिप्राइव किया जा रहा था, तो उन्होंने अपने उस ज्ञान का भरपूर उपयोग किया, सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ा और आज वो नजीर है केस, और एलआईसी के अंदर मैनुअल्स में वो केस पढ़ाया जाता है जिसको कॉमरेड पचौरी ने अपनी ताकत से लड़ा। और 11 मई को ये दुखद सूचना आई, उसके एक दिन पहले कॉमरेड से मेरी बात हुई और वो बहुत प्रचंडम दौर था जो पिछले तमाम समय में हम सबके सामने गुजरा है। मैं भी ऑफिस नहीं जा रहा था, मेरे परिवार में मदर, फादर, वाइफ, बेटी सब लोग कोविड से पीड़ित थे। 10 तारीख को कॉमरेड से बात हुई, उन्होंने कहा कि गुड़िया से बात हुई है, उनकी बेटी के लिए गुड़िया से बात हुई है और कॉमरेड पचौरी बेहतर है और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में घर आ जाएंगे, बाकी घर के लोग आ चुके हैं। 11 तारीख को अचानक जब सूचना मिली, निश्चित तौर पर हम सब लोग टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। और तब से लेकर जिस सर्कुलर को आपके बीच में, हमारे को इस याद को आपके बीच में बांटा है, 18 तारीख को जब मैंने उसको लिखा तो 7 दिन में पूरा उनका जीवन व्रत हमारे आंखों के सामने घूम गया, क्योंकि बहुत नजदीकी से हम लोगों ने काम किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनिशियल लाइन उनके लिए लिखी है इस सर्कुलर में, जब मैंने लिखी तो शायद मैंने कहीं बहुत पहले कभी पढ़ा था, मेरे जहन में भी नहीं था, लेकिन उस शख्सियत को याद करते ही हुए लाइन अपने आप याद आ गई कि गुजरा इस तरह से एक शख्स पूरे शहर पर वीरान कर, क्योंकि वह शहर अलीगढ़ में काफी माहौल का ट्रेड यूनियन मूवमेंट नॉर्थ सेंट्रल और फेडरेशन की बहुत कमी महसूस है। लेकिन ये उनका काम था। जब मैं कल रात में गोरखपुर से लौटा कानपुर गोरखपुर की कॉन्फ्रेंस में, तो गोरखपुर कॉन्फ्रेंस का जो सम्मेलन स्थल था वो कॉमरेड पचौरी नगर था और उसमें एक बड़ी सी उनकी फोटो थी। ये कॉमरेड पचौरी को हम देखते हैं पूरे भारत में पिछले 1 साल में जितने बड़े प्रोग्राम्स हुए, हमारी जोन की कॉन्फ्रेंस हुई 17, 18, 19 नवंबर को बरेली में, तो कॉमरेड पचौरी की याद को संगठन ने जीवन रखा और पूरे संगठन ने उनको याद किया। जिस जगह पर हमने कॉन्फ्रेंस करी थी, जो नगर हमने बनाया था कॉन्फ्रेंस के लिए, लोगों के रुकने के लिए, वो भी कॉमरेड पचौरी के नाम। न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत में जिस तरीके से लोग कॉमरेड पचौरी को याद करते हैं, निश्चित तौर पर आज ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम उनके काम को याद करें। लेकिन जब हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और मैं हर श्रद्धांजलि में जिस भी श्रद्धांजलि में जाता हूँ बात को कहता हूँ, पचौरी जी लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है। ये जब श्रद्धांजलि में जा रहे हैं, जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो श्रद्धांजलि वास्तविक श्रद्धांजलि तब होती है जो उसके जीवन से हमें प्रेरणा है, जब हम सीखें कि वो क्या जीवन हमको सिखा के गया है।
किस दृढ़ता से अपने प्रिंसिपल्स पर वो टिके है। और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, हम लोग जो नए साथी उस समय आए थे वो कचौड़ी जी को जब देखते थे तो ना केवल उनके बीज दौर की वजह से, ना केवल उनके चश्मे की वजह से, बल्कि उनके व्यक्तित्व की वजह से हम कहते थे कि एआई के गांधी हैं। क्योंकि गांधी जैसी दृढ़ता अपने विजन के प्रति, गांधी जैसी तेजी अपने विचार के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, और ऐसा सौम्य व्यक्ति अपने कार्य में अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितना दृढ़ हो जाता था। तो हमने 2005 में देखा जब मेरठ में एक ऑर्गेनाइजेशनल इशू था, और कचौड़ी वहां थे, उनके जीवन को बहुत सौम्य हम लोगों ने देखा था, बहुत वाइल्ड थे। और जब एक ऐसा इशू था जिसमें एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड किसी मैनेजमेंट के सेक्शन में आ गया था, और कचौड़ी हम लोग के आंदोलन को लीड कर रहे थे, तो जब उस आंदोलन को लीड करने में कॉमरेड कचौड़ी के पीछे हम लोग जा रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे मन में, वो सबसे आगे कॉमरेड कचौड़ी जा रहे हैं, ये तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। यहाँ तो मैनेजमेंट से नाराज होने की जरूरत है, यहाँ तो अपनी नाराजगी व्यक्त करने की जरूरत है। कचौड़ी जी तो सबसे आगे जा रहे हैं, लेकिन कचौड़ी जी का मैं पीछे जरूर चल रहा था, पर वास्तविक रूप अपने विचारों के प्रति, सत्य के प्रति जो दृढ़ता थी वो उस दिन देखा। शायद कचौड़ी जी उस दृढ़ता के साथ अगर वो नहीं खड़े होते तो जो इशू हमने बाद में कॉमरेड कचौड़ी जी के नेतृत्व में हासिल किया था, सही लड़ाई को जीता था, वो शायद संभव नहीं। और इसलिए जो भी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो उनके जीवन से सीखें कि डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए उनके मन में क्या भाव था, संस्थान की बेहतरी के लिए अपने कार्य के प्रति क्या भाव था, अपनी जिम्मेदारी जो उनको दी गई थी उसके प्रति क्या भाव था। शायद ये उनके तमाम अच्छे कामों का परिणाम है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर जिस उद्देश्य से उन्होंने समाज में काम किया वो उद्देश्य दिख रहा है कि जब अलीगढ़ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन में वो सारे लोग बेहतर जीवन के साथ, बेहतर स्थितियों के साथ जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए संघर्ष किया, बल्कि पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने अपने परिवार के लिए भी किया, और उनका परिवार अच्छे तरीके से सेटल्ड है। उनकी कमी हम जरूर महसूस करेंगे, और हमको वास्तव में मानना पड़ेगा कि यहाँ भी जरूरत है, वहाँ भी अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। जैसे दुनिया में अच्छे लोग कम हो रहे हैं, शायद वहाँ भी अच्छे लोग कम हो रहे हैं। इसी समय से पहले शायद उनको बताना पड़ा, लेकिन उनको वास्तविक श्रद्धा के लिए यही है, उनके विचारों को याद करें, उनके व्यक्तित्व को याद करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से जो कॉमरेड कचौड़ी कर रहे हैं वो हमारे लिए एग्जाम्पलरी है। मैं अपने संगठन और इंडिया इंश्योरेंस उनकी में नागपुर से आता है, जिसे कानपुर जिला इंश्योरेंस से उनको अपनी भावनाओं से श्रद्धांजलि कहते हैं ऊपर वाला और तक कचौड़ी ने हमें यूनियन बनानी होगी, तो दलित को शोषण के लड़ाई होगी। मैं याद आई तो हम गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के तो ये ज़्यादा वैसा कहते हैं कि कचौड़ी जी के बाबा जी के बेटे और तो हाथ से आते थे स्टेट को अपनी क्या तो मेरे साथ आना जाना होता था, तो उसमें कचौड़ी पहली बार आशीष के पास गए थे, तो बीवी को फोटो लगा हुआ था भाभी जी का, उनका तो मैंने दिखाया तो देखो ऐसा आजकल तो मार रहे होंगे अमेरिका, पर उनकी बात छोड़ो, ये तो गांधी जी हैं, ये क्या कहना गांधी जी है, तो इस बात से मुझे याद आई। तो जो गांधी जी को ऑपरेशन करने में करते वो घर में शायद इसी तरह से थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, चर्चा चलेगी तो आगे बढ़ती जाएगी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि अध्यक्ष श्री गुप्ता जी को जो आए और आकर के अपने अनुभव साझा करें। श्री गुप्ता जी मौजूद उपस्थित जनता उनके लिए नमन करता हूँ। जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने अभी तक जो कचौड़ी जी के संबंध में अपने अनुभव साझा किए, बातें की, इसके ऊपर निश्चित रूप से अगर पूरा प्रकाश डाला जाए तो एक थीसिस बन सकती है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं इस निगम में 1985 में आया था। हाथरस से बिलोंग करता था
पचौरी जी से मुझे अक्सर कर मुलाकात करने का मौका मिलता था। मैं इतना कह सकता हूँ कि अपनी बात को एक लॉजिक तरीके से प्रस्तुत करना और उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करना और उसके साथ में अपनी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से मनवा लेना बिना किसी कंट्रोवर्सी के, ये गुण मेरे अंदर प्रेजेंटेशन का मैंने बहुत ही देखा। और दूसरी बात करने में मुझे नहीं याद है कभी इरिटेशन की कोई बात आई हो। बहुत सौम्य व्यक्ति इनके कहते नहीं कि जिसकी यहाँ जरूरत है उसकी वहाँ भी जरूरत है। वो दौर बहुत ही भयानक दौर था, उसको अगर याद करते हैं तो लोग बहुत ही सिमट जाते हैं और काफ़ी लोगों ने अपने डियर में खोया है। बहुत से लोगों ने व्यक्ति की यानी अपूरी क्षति है, ये पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनके जो चलाए हुए रास्ते हैं संगठन को जो उन्होंने इस तरह से और बैलेंसिंग पावर देती है, फैमिली के प्रति पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल रहे, संगठन के प्रति रहे और ट्रेड यूनियंस में जहाँ जहाँ भी जिस जगह कहना चाहिए एक सार्वभौमिक व्यक्तित्व जिसे कह सकते हैं, जिसकी हर जगह उन्होंने जहाँ भी जरूरत हुई वहाँ उन्होंने अपनी अपनी भूमिका को उस जगह पर बखूबी निभाया। आज इस सभा में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से यही चाहूँगा, निवेदन भी करूँगा कि जो उन्होंने अपने जीवन में जो बगीचा बनाया था, जो सीखा था और जिस रास्ते पर वो एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, उस रास्ते में हम लोग आगे चलें और उनके आदर्शों पर चलें और इसी पथ पर चलते रहें। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी उनकी श्रद्धांजलि होगी। मुझे सबको के साथ में अपनी वाणी को ऐसी मुझे 10 से 5 ये देखा पड़ता है, उसमें मैं तो कर नहीं सकते थे, वो सिद्धांत के खिलाफ था वो, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और बहुत प्रेशर डालने के बाद में हम लोग उसको रेजिग्नेशन वापस दिलाया था कि आप बच्चों की जिम्मेदारी से पूरी हो जाए, सब कर लें, उसके बाद देखना अभी आप रिजाइन मत करो। लेकिन 15 दिन तक उन्होंने वो रेजिग्नेशन मैनेजमेंट की साथ की उनकी तो पता नहीं क्या होने वाला, तो ये लेवल। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे किसान सभा के साथ में आदरणीय उपाध्याय जी बैठे हुए। हम बड़े संकट के दिल में मौजूद है। संकट पाने में ये है कि मैं अपने दिल को थामूं कि आपको खैर बनाऊं। भाइयों, 25 जनवरी सन 1979 से हमारा और हमारे बड़े भाई साहब पचौरी जी का साथ रहा। आप सब लोग अब तक वक्ताओं ने जो प्रकाश डाला है उसके साथ साथ मैं अपनी बात को इस कड़ी को जोड़ते हुए ये कहूँगा कि उन्होंने यहाँ यूनियन ट्रेड यूनियन पर तो काम किया ही, लेकिन 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण क्षेत्र में भी किसान और मजदूरों के बीच में काम किया। हम जैसे लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी और आज हम उनके जिस वक्त हमने ये दुखद समाचार सुना तो हम अपने दिल को बड़ी मुश्किल से अब तक थामे हुए और सबसे बड़ा खेल हमको ये रहा कि अंतिम क्षणों में हम उनकी मिट्टी में भी शामिल, जब इतने लंबे समय काम किया और साथ साथ रहे, बहुत सारी यात्राएं लिखी, लेकिन अंतिम क्षणों में हम उनके साथ उनका दर्शन नहीं कर पाए। मैं अपनी बात को यही विराम करते हुए मैं सच्चे सत्यों को देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा विश्वास है
10-10 किलोमीटर पैदल चल के किसानों के कुछ चीज़ें तो हमें भी याद करना पड़ेगी, क्योंकि वो कभी बताते नहीं, बस उनका तो एक खाली काम करते रहते। खेती में भी काम करने का, किसान सभा में काम करने का, समाज के लिए काम करने का बहुत सारे लोग मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। दीदी पाठक जी यहाँ मौसम में उनके घर की परिवार के सदस्य हैं जो अपनी बात कहना चाहती हैं, तो परिवार का भी युवा उनको मिले, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। पापा जी को कोरोना की उस वेव में हमसे छीना था, जिस समय जहाँ से भी हम लोग ना तो उनके पास पहुँच सकते थे ना मिल सकते थे। इस पूरे 1 साल में हम लोग अलग अलग अपने अपनी जगहों पर उन्हें याद करते रहे, लेकिन आज मैं पचौरी परिवार का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस सभा का आयोजन किया और हम सब लोग मिलकर उनकी यादों को यहाँ पर साझा कर सकें और उनकी किए हुए कामों से एक कुछ सीखने का जज्बा मिलेगा, कुछ पाएंगे उनसे उनकी बातें करके। पापा जी को मैं डॉक्टर प्रीति पाठक आगरा से पाठक परिवार से हूँ और पचौरी परिवार और पाठक परिवार का गठबंधन हमारे जज साहब समर विशाल जी और मेरी नन पूजा पचौरी जी के माध्यम से हुआ था। मैं बहुत कम मिली हूँ उनसे, मुलाकातें काफ़ी कम रही, लेकिन एक व्यक्तित्व होता है कि आप एक ही मीटिंग में समझ जाते हैं कि सामने वाला कितना तेजस्वी है, क्या भावनाएं रखता है। और इसके अलावा अगर किसी परिवार को जानना है तो उसकी बहू से अच्छा कोई नहीं बता सकता। और हमारी पूजा दीदी ने जो भी कुछ बताया है उसके बाद मैं विवश हो गई कि कुछ ना कुछ उनके लिए बोलूं और अपने मन के विचारों को मैंने कलमबद्ध किया है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं उनके लिए। ध्यान दीजिए। एक ही सत्य पर है चल रहा ये सारा संसार, चाहे वो वृक्ष हो, इमारत हो या वो परिवार, आगे वही बढ़ता है, वही सफल है होता जो अपनी जड़ से है जुड़ा रहता है। ऐसे ही आप हमेशा आगे चले, संग लेकर सबको अपने, ना किया अपना पराया, सबके पूरे किए सबने। सारथी बन कृष्ण समान, जाने कितने जिताए पार, जैसे कृष्ण अर्जुन को जिताया था, ऐसे ही सारथी बन कृष्ण समान, जिताए जाने कितने पार, जाने कितने लोगों के जीवन को दिया अर्थ बिना किसी स्वार्थ। उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया था। आप वास्तव में बन गए नरों के इंद्र, क्योंकि आप आजीवन फैली रहेगी जगत में आपकी कीर्ति। रोज रोज नहीं होता ऐसे महान पुरुष का आगमन, आपको हम सबकी तरफ से सादर है। आप सब लोग आज यहाँ आए इस श्रद्धांजलि सभा में, पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे बोलना आसान काम नहीं है, इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। पापा मेरे ख्याल से मैं जितने लोगों को जानती हूँ, सिर्फ मेरे फादर नहीं थे, पापा से कहीं बढ़कर मेरे दोस्त थे हर चीज़ में। शायद मैं बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें कर देती थी किसी और से नहीं कह पाती थी, तो जाके उनको ही बताती थी कि ऐसा हो गया था। और उन्होंने मुझे हर सिचुएशन में, हर चीज़ में इतना सपोर्ट किया है कि अब मुझे उनकी कमी सबसे ज़्यादा करती है। मैं हर चीज़ को छोड़ देती थी कि छोड़ देते नहीं होगा, मुझे कहते थे कि तुम हर काम में डालते रहते हो। और मेरे बिहाफ पे अपने साथियों, अपने सहयोगियों की हेल्प से मेरे बहुत सारे कामों करा देते थे, मुझे पता भी नहीं चलता था। किसी काम के लिए भोपाल जाना है, रिजर्वेशन करा देंगे, बुकिंग करा देते थे, तुम जा रहे हो, तुम इस चीज़ को कर रहे हो। उन्होंने कभी मुझे और मेरे दोनों भाई में कोई फर्क नहीं किया। इनफैक्ट शायद मुझे ज़्यादा बिगाड़ भी दिया था चीज़ों में। अब मुझे बहुत महसूस होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो धक्का लगा देते मुझे करने के लिए, कोई है नहीं धक्का लगाने के लिए, खुद उठना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। उनको मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ।
रूप से हुई है, सही बात है। ललिया समूह के पदाधिकारी आदरणीय ओपी शर्मा जी बैठे हुए हैं और उनका बहुत लंबा समय पचौरी जी के साथ मिलता है। वैधानिक कार्यों में, संगठन के दूसरे कामों में हमेशा आपकी दोनों की जो एक जोड़ी रहती थी, एक दूसरे से चर्चा करना। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय ओपी शर्मा जी आए और अपनी बात आए। मेरा कॉमेंट पटौरी जी का अनुसार था, वो 88 से लेकर के और रास्ता रहा। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ। पटौरी जी में सबसे बड़ा गुण तो ये था कि मैंने इतने लंबे समय में मैंने कभी उन्हें रैस होते हुए और गुस्सा होते हुए, ये सबसे बड़ा गुण था। दूसरी बात ये है कि वो अपनी छोटी छोटी भूल थी, उससे बहुत सबक लिया करते, बहुत उसे सीरियसली लिया करते। एक बात की घटना बता रहा हूँ। मुझे और पटौरी जी को इलाहाबाद जाना था, हम साथ साथ गए। तो वैसे तो इससे पहले भी बहुत बार हम यात्रा की, लेकिन उसमें जो भी उसका रिजर्वेशन कराया वो कॉमेंट पटौरी जी ने कराया। वो एक बार रिजर्वेशन मैंने करा, तो वो टिकट भी लिटरली मेरे पास थी। तो कॉमेंट पटौरी जी और हम लोग जब चले वो हुए तो उससे कई दिन पहले, और यहाँ तक के चलते चलते भी वो एक बार मुझसे करते थे, बोले कॉमेंट तो टिकट तो आपने संभाल के रखी है ना? तो मैंने कहा हाँ, टिकट संभाल के रखी है। साथ साथ गए, मैंने पूछा कॉमेंट आपने ये कई बार पूछा मुझसे, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि एक बार मैंने रिजर्वेशन कराया, एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, टिकट मेरे पास थी, हम लोग चल दिए और हाथरस जाके फिर मुझे पता चला कि टिकट मैं जल्दी में कर पाऊँ और उसी से सबको जाना था। तो लिहाजा फिर वहाँ से कैसे ही LIC के साथी थे, वहाँ हाथरस के रहने वाले को उसे प्रयास करके और वो टिकट वापस दी और वो खैर पहुँच पाएगा। इस तरह से वो बहुत ही उसको सीरियसली लिया करते। एक और दूसरी बात, ये बात सही है, हमारे गवर्नमेंट ललित शर्मा जी ने कही कि ट्रेड यूनियन वैसे इस नाम में इस चीज में बदनाम है। मैं भी ट्रेड यूनियन में रहा हूँ लंबे समय तक, तो इस बात में बदनाम है कि जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं वो काम नहीं करते। लेकिन कॉमरेड पटौरी जी की स्थिति ये थी कि वो अपने होल लाइफ में, सर्विस लाइफ में जो सबसे जिम्मेदारी का काम है, एक तो वो किया उन्होंने, और वो कभी काम के मामले में कोई पेंडेंसी नहीं मिलती थी और बहुत ही उसको गंभीरता से लिया करते थे। ये उनकी अपनी खासियत थी। बाकी बहुत सारे उन्होंने काम किए। यहाँ चिंताएं रहती थी उन्हें कि कमियों पर की। एक बार ऐसा हुआ कि हमने यहाँ कॉमरेड पटौरी जी ने यहाँ एक बड़ा मंच बनाया और मंच में उसमें तमाम केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर और सारे लोगों का एक विशाल मंच बनाया और उसका प्रभाव भी रहा, काम भी हुए कि बहुत वायबिलिटी स्थापित की, जिसमें रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, तमाम तरह के लोग उसमें थे। मंच में जो इसका इतना बर्फी देवी का केस का भी जिक्र किया, उन्हें चिंता थी कॉमरेड पटौरी जी को कि तो मुझसे चर्चा हुई अक्सर, क्योंकि हम साथ साथ रहे। मैं काफी दिन तक मैं उसका CIT जिले का अध्यक्ष रहा, काफी दिन तक कॉमरेड पटौरी जी अध्यक्ष रहे, और भी तमाम मामलों में संगठनों में एक साथ सलाह करना, बात करना। तो कॉमरेड पटौरी जी की स्थिति ये थी कि
कि जो एक आम तबका है, जो मजदूर वर्ग है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी। गवर्नमेंट पावर हाउस में हमारी एक लंबी बिजली कर्मचारियों की स्ट्राइक चली, एक आंदोलन चला। हमारे साथी बैठे हैं सब यहाँ, बिजली के नेता, बड़े नेता के लड़के, राम कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा। तो पटवारी उस आंदोलन में भी, यानी वो लोग 17 महीने जेल में रहे, कहीं 17 कर्मचारी वहाँ 2 महीने जेल में रहे। उसमें बिल्कुल एक, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वो उसमें बिल्कुल आगे चला करते थे और एक साथ रहा करते थे। लास्ट में जब कॉमरेड पटवारी रिटायर हुए, हमारी बात और याद आ गई, उनकी संवेदनशीलता की है। क्योंकि कॉमरेड, ये जो 5 स्वीपर्स के बारे में अभी कॉमरेड नरेंद्र शर्मा जी ने बात बताई, अलीगढ़ में कोई, अलीगढ़ जो LIC है, यूनियन है, उसमें कोई इस तरह का मुकदमा नहीं लड़ा गया था। पटवारी जी चिंतित थे, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कि भाई प्लान किया हम लोगों ने, मैं इसमें मदद करूँगा आपकी, और ये पूरा आपका केस मैं खैर वो मैंने CBI की लहरों में केस लड़ा। और अब चूँकि उसके ट्रिब्यूनल के नेता पटवारी जी थे, पटवारी जी को गवाही देनी थी, तो पटवारी जी गवाही देने पहुँचे, उसका मैंने एफिडेविट लगाया। ऐसा होता है वो मुकदमा कि हमारे जो बेटे हैं समाज साथी, वो भी जज हैं, जानते हैं अच्छी तरह कि मुकदमा छोटा हो या बड़ा हो, जब तक उसमें ऑर्नामेंटल चीजें नहीं होगी तब तक वो मुकदमा अच्छा नहीं बनता है। तो मैंने भी कुछ उसमें चाहा कि कुछ ऑर्नामेंटल चीजें हों कॉमरेड पटवारी की गवाही में। तो मैंने कहा कॉमरेड ये और इसमें आपके एफिडेविट में ऐड कर दें। बोले कॉमरेड झूठ नहीं बोलूँगा, मुकदमे में भी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बोले मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप इसको मत लीजिए। तो मैं भी चलो ठीक है, उसमें हमें सफलता मिली। मैं बिजली में था और मैं बिजली में दिसंबर 2010 में रिटायर हुआ। कॉमरेड पटवारी जी 11 में रिटायर हुए। उससे पहले मैंने उनसे निवेदन किया, मैं रिटायर होने जा रहा हूँ और अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ हम लोग ऑल इंडिया लॉयर स्टूडेंट का गठन कर दें। ऑल इंडिया लॉयर स्टूडेंट हिंदुस्तान की वकीलों की सबसे बड़ी यूनियन है और इसको इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने की वजह से इसका गठन हुआ 1982। तो अलीगढ़ में पहले लोगों ने बहुत प्रयास किया उससे पहले, लेकिन बाई में उसका गठन नहीं हो पाया। हमारे कई साथी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। कॉमरेड पटवारी जी ने मुझसे कहा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो और करिए। और फिर हमारी ऑल इंडिया लॉयर स्टूडेंट के भी कॉमरेड पटवारी जी अलीगढ़ के संस्थापक सदस्य थे और वो डांस हमारे पदाधिकारी भी रहे, प्रेसिडेंट भी रही हमने अलीगढ़ के। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उनकी चीज़ों को याद ताज़ा करती हैं। तो मेरा निवेदन ये है सभी साथियों से कि हमारी सही मानों में हम ये तो एक फॉर्मल श्रद्धांजलि सभा ले रहे हैं, लेकिन हमारी सही मानों में श्रद्धांजलि सभा वो होगी कि जिसे कॉमरेड पटवारी जी छोड़ गए हैं और जो वो इच्छाएं थी हम लोगों के साथ जो बात किया करते थे, अगर हम उन कामों को आगे बढ़ाएंगे तो ईमानदारी में हमारी सही मानव में श्रद्धांजलि सभा वही होगी। मैं ऑल इंडिया लॉयर यूनियन की तरफ से, यूपी बिजली बोर्ड मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से कॉमरेड पटवारी जी को श्रद्धा समर्पण करता हूँ और मैं इसके बाद में वास्ता हूँ। सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और आकर के अपने अनुभव साझा करें। मुलाकातें तो हुआ करती थी। 90 में मैं अलीगढ़ आई थी। उसके बाद से ही कॉमरेड पटवारी जी से मुलाकातें रही। पार्टी में कुछ
ज़्यादा CPIM में मीटिंग्स में कोई प्रोग्राम हुए, धरने प्रदर्शन बहुत सारा रहा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें काफ़ी लोगों ने यहाँ तफसील से बताई हैं। हम लोगों का पार्टी संगठन से ही जुड़ा बहुत कार्यक्रम होते थे, मेरी मुलाकातें बहुत ज़्यादा रही उनसे, और वो लगता था कि ये जिस तरह ट्रेड यूनियन में LIC वगैरह में उनका बहुत वो रहा। अब बस बुरा हाल कि बहुत ज़्यादा हम लोग दूसरी तरफ नहीं देख पाए, नहीं यहाँ जिस तरह हमें पार्टी का करना चाहिए था वो नहीं हो पाया हमारा काम, लेकिन कोशिश में लगे रहते थे वो पीढ़ी को प्रोग्राम में हर उसमें। इसलिए बस यही सबसे श्रद्धांजलि है हमारी सबकी, आपकी और हमारी सबकी, कि उनका जो अधूरा काम ट्रेड यूनियंस का है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसमें आप उसी तरह से सुचारू बल से लगे रहें, तो भी यही सबसे श्रद्धांजलि वाली है। इसके लिए इसी से श्रद्धांजलि पटवारी जी के बहुत साथ रहे, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, और चूँकि टाइम का हिसाब किताब देखना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट में हम अपनी बात करें। मधुर भाषी आज के प्रोग्राम के मुख्य थे सम्मानीय श्री आदरणीय पूज्य पटवारी साहब। अब मेरे साथियों, आज श्रद्धांजलि सभा में मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे, वो शब्दार्थ नहीं मिल रहे, वो भाषा नहीं मिल रही, वो शैली नहीं मिल रही, इससे कि मैं अपने भावों को व्यक्त कर सकूं। फिर भी एक आते थे मैं अपने भावों के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। साथियों, पटवारी जी से मेरा संपर्क खुर्जा से 1884 से लगभग संपर्क में उनकी आया जब उनकी फर्स्ट पोस्टिंग खुर्जा में हुई, और मैं खुर्जा में संपर्क कर रहा हूँ। मेरे काफी शब्दों का आदान प्रदान हुआ करता था। एक्चुअली मेरे अंदर कुछ माइनस पॉइंट था कि मैं झगड़ा था। जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन बढ़िया आती है, जिस दिन झगड़ा नहीं होता है उस दिन नींद नहीं आती है। मेरा मानना यह है किसी समस्या का अंत जंग है। बिना लड़ाई झगड़े के आप किसी समस्या के मुकाम पर नहीं पहुंच सकते, शांति से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में मैं पटवारी जी की शरण में अक्सर आया जाया करता था, जो मैं पढ़ाई लिखाई में सीधा मुझे था, एक था। मुझे उनकी हर पल हर दम हर वक्त आवश्यकता पड़ती थी। उनकी महान कृपा थी, आशीर्वाद था। क्यों था कि जन्म का संबंध था, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, पर उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा, जिसकी वजह से आज मैं सक्सेसफुली काम कर रहा हूँ। आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं शायद अपनी तरफ से अपने अनुपस्थित साथियों जीवन बीमा पेंशन संघ की तरफ से सेक्रेटरी मिशन मोदी महानगर अध्यक्ष की तरफ से, प्रेस संगठन की जिलाध्यक्ष की तरफ से मैं आपको श्रद्धांजलि भाव को अर्पित करता हूँ और आपके श्री चरणों में सादा नमन मस्तक स्वागत करता हूँ। आशीष पचौरी जो इस समय अमेरिका में रहते हैं, जी अपना काम काज करते हैं, जो वे आए और अपनी बात कहें, क्योंकि समय को सब लोग जानते हैं, आशीष को थोड़ा कम जानते हैं। आप सब यहाँ आए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। We as a family really appreciate that you guys are present. You guys took time out and came here to give him the श्रद्धांजलि। मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए ही नहीं है, बस एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि उनकी जो विचारधारा थी वो काफ़ी अलग थी। मतलब बचपन से ही मैंने देखा कि काफ़ी अलग विचारधारा थी। एक एग्जाम्पल था कि उस जमाने में वो भगवान को नहीं मानते थे, मंदिर तक जाते थे बट अंदर नहीं जाते थे, और कभी उन्होंने अपनी विचारधारा हम में से किसी पर थोपी नहीं। मतलब आपको जो सोचना है सोचिए, और मैं जो सोच रहा हूँ मेरी विचारधारा वो है, आप अपनी विचारधारा अपने हिसाब से चलिए। तो सबसे बड़ी बात की थी जो उन्होंने हम सबको भाई बहनों को इंडिपेंडेंस दी थी, जो भी हम सोचते हैं जो भी करते हैं वो बहुत बड़ी बात थी। मतलब हर फैमिली में वो मिलती नहीं है।
और जो प्रोत्साहन करते थे, जो भी हमें काम करना होता था उसके लिए, सो अभी हमेशा उनका सपोर्ट रहा है शुरू से एंड तक, जो भी हमें करना रहा, मतलब कुछ भी पढ़ाई करनी है या बाहर जाना है, बाहर नहीं जाना है, लेट नाइट वापस आना है, कुछ भी करना है, कभी उन्होंने रोका नहीं, कभी रोका नहीं, आपको फ्रीडम दी शुरू से एंड तक। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल, एवर स्माइलिंग थे, जब भी बात करो हमेशा मुस्कुराते हुए ही बात बोलते थे। और जब भी उनसे फोन पर बात करो कि उनसे पूछो कैसे हैं, तो एक ही बात बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। इवन आखिरी दिन तक आईसीयू में भी ये बोलते रहे कि मैं ठीक हूँ। कभी आप किसी और से फोन पर बात करो तो बोलते हैं हाँ बेटा सर दर्द हो रहा है या बदन दर्द हो रहा है, कभी ऐसा कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमेशा ये बोलते हैं हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके अलावा तो आज तक मैंने उनसे फोन पर कुछ सुना नहीं। और उनको तो मैंने जब भी देखा है उनकी किताबों में, अखबार के साथ ही देखा है, सुबह उनको तो अखबार पढ़ रहे होते थे, ऑफिस से आ रहे थे तो कोई किताबें पढ़ रहे होते थे या लिख रहे होते थे, तो मोस्टली वो मैंने उनको ऐसे ही देखा और ऐसे ही याद है। बस अभी 2019 में यूएस आए थे, तो मुझे लगा कि अभी भी वो इस किताबें और पढ़ने का शौक होगा, टीवी तो उन्होंने देखा नहीं, तो एक दिन ऐसे टीवी चल रहा था, तो मम्मी को बोलते हैं कि कोई स्टार प्लस में वो कोई तो सीरियल था तुम भाग्य टाइप की वो लगा लो। मैंने कहा ये तो बहुत प्लेजेंट सरप्राइज है, मतलब ये चेंज कैसे हुआ। तो वही था कि काफ़ी सिंपल जिंदगी जी, अगर वो जो उन्होंने करना चाहा 10% उसका करना तो बहुत बड़ी बात होगी एज अ फैमिली। और बस यही है कि यही सुविधा चाहिए हमारी तरफ से उनके लिए। तो बाकी आप लोगों का फिर से शुक्रिया जो यहाँ पर अपना टाइम निकाल के आए थे गर्मी में, और we really appreciate your, thank you. जो कचौली के लिए मलेशिया से आए और भी कहीं उनको जाना है तो वो आए और अपनी बात कहें, साथ ही राजपाल सिंह।